हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में होने वाला जो है मोस्ट कॉमन टाइप का मैलिग्नेंसी कैंसर यहाँ पर हमें बताना है। मैलिग्नेंसी मतलब कि ऐसा कैंसर जो कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिट होता है, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमें चिल्ड्रंस में होने वाला मैलिग्नेंट कैंसर कौन सा होता है कॉमन, वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज लंग कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ओरल कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ल्यूकेमिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज हीमोफीलिया। तो यहाँ पर हमें चिल्ड्रंस में होने वाला कॉमन टाइप का मैलिग्नेंट कैंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। इस कंडीशन में जो है एबनॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन होने लगता है बोन मैरो से, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का मैलिग्नेंट कैंसर है चिल्ड्रंस में होने वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल इज। पैरासिटामोल का एंटीडोट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन नंबर बी इज एन एसिटिलसिस्टेन, ऑप्शन नंबर सी इज साइक्लोफॉस्फामाइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज डाइक्लोफिनेक। तो यहाँ पर हमें पैरासिटामोल का एंटीडोट बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एन एसिटिलसिस्टीन। जो सिस्टीन जो है ये पैरासिटामोल का एंटीडोट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइप ऑफ शॉक ऑकर्स इन द एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न इज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न में कौन से टाइप का मोस्ट कॉमन टाइप का शॉक है जो कि होता है। ऑप्शन नंबर ए इज एनाफिलेक्टिक शॉक, ऑप्शन नंबर बी इज सेप्टिक शॉक, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न में कौन से टाइप का शॉक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक ऐसे टाइप का शॉक होता है यदि हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड लॉस होता है तो उस टाइम पर होने वाला शॉक हाइपोवॉलेमिक शॉक कहलाता है। और बर्न ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है वो ज़्यादा लॉस होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा हाइपोवॉलेमिक शॉक। उसके बाद पूछा गया है विच लैब टेस्ट इज टू बी मॉनिटर्ड व्हाइल क्लाइंट इज ऑन अमाइनोग्लाइकोसाइड थेरेपी। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट अमाइनोग्लाइकोसाइड थेरेपी पर है तो हम कौन सा लैब टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इनमें से किस चीज़ को मॉनिटर करना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी इज सीरम बिलीरुबिन, ऑप्शन नंबर सी इज सीरम क्रिएटिनिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड थेरेपी पर यदि पेशेंट है तो हम इनमें से किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए लैब टेस्ट परफॉर्म कराएंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सीरम क्रिएटिनिन। हमें पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन लेवल को चेक करना है क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स थेरेपी पर यदि पेशेंट लंबे समय तक रहेगा तो इसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है पेशेंट की। तो इससे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करना है ताकि मॉनिटर कर सके कि पेशेंट को अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के जो है साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज। हेपेरिन का एंटीडोट बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज वारफेरिन, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इज नैलेक्सोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोटामीन सल्फेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटामीन सल्फेट। हेपेरिन का एंटीडोट जो है ये प्रोटामीन सल्फेट रहता है। उसके बाद पूछा गया है बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मामीटर नीड्स टू क्लीन फ्रॉम। यहाँ पर पूछा गया है टेम्परेचर लेने के पहले जो थर्मामीटर है उसे हमें कहाँ से कहाँ क्लीन करना है, किस तरीके से हम क्लीन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज बल्ब टू स्टीम, ऑप्शन नंबर बी इज स्टेम टू बल्ब, ऑप्शन नंबर सी इज मिडल टू स्टीम एंड ऑप्शन नंबर डी इज मिडल टू बल्ब। तो यहाँ पर हमें बताना है टेम्परेचर लेने के पहले थर्मामीटर को किस तरीके से क्लीन करेंगे।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बल्ब टू स्टेम। यदि हम टेम्परेचर लेने से पहले थर्मामीटर को क्लीन कर रहे हैं तो पहले हमें जो बल्ब साइड है उसे क्लीन करना है, उसके बाद फिर हम स्टेम को क्लीन करेंगे। और यदि आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर पूछा जाए, यदि टेम्परेचर लेने के बाद क्लीन करने के लिए पूछा जाए तो उसका राइट आंसर रहेगा स्टेम टू बल्ब। लोअर कंटामिनेटेड एरिया से हायर कंटामिनेटेड एरिया की ओर हमें क्लीन करना रहता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये कौन से टाइप का फीवर होगा यदि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेमिटेंट फीवर। यदि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कंटिन्यू फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन नॉर्मल से अबव ही है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ही रहेगा, नॉर्मल पर नहीं आएगा और 2 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट होते रहेगा, तो इस कंडीशन को रेमिटेंट फीवर कहा जाता है। ऑप्शन में पूछा गया है द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो हैं बॉडी के कार्डिनल साइन हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लड प्रेशर लेवल, ऑप्शन नंबर बी इज टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी इज हार्ट बीट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये सभी जो हैं कार्डिनल साइन कहलाते हैं बॉडी के, सिर्फ किसी एक को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये कार्डिनल साइन में नहीं आता है। कार्डिनल साइन में जो हम वाइटल साइन मेजर करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट रेट, तो ये सभी जो है हमारे बॉडी के कार्डिनल साइन है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये कार्डिनल साइन में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इन्वेंटेड थर्मामीटर। थर्मामीटर को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज गैलियो गैली, ऑप्शन नंबर सी इज लॉर्ड कैल्विन एंड ऑप्शन नंबर डी इज थॉमस जे मैनिंग। तो यहाँ पर हमें बताना है कि थर्मामीटर को किसने इन्वेंट किया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैली के द्वारा जो है थर्मामीटर को इन्वेंट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि स्पाइन में लेटरल कर्वेचर देखने को मिले तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज काइफोसिस, नंबर बी इज स्कोलियोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज लॉर्डोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पेक्टस एक्जावेटम। तो यहाँ पर हमें बताना है लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन के लिए इनमें से कौन सी टर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ये स्पाइन ऐसे स्ट्रेट ना होके इस तरीके से थोड़ा सा लैटरली कर्व होती है, इसलिए इसे स्कोलियोसिस कहा जाता है। काइफोसिस में जो है ऊपर की तरफ से फॉरवर्ड बैंड रहता है स्पाइन में, और लॉर्डोसिस में जो है नीचे लोअर वाले पोर्शन तरफ से इनवर्ड मूवमेंट रहता है। और पेक्टस एक्जावेटम जो है इसे फनल शेप जो चेस्ट रहता है उसे पेक्टस एक्जावेटम कहते हैं, जिसमें जो रिब्स और स्टर्नम रहते हैं वो अंदर की तरफ धंसे हुए रहते हैं, तो उसे पेक्टस एक्जावेटम कहा जाता है या फनल शेप चेस्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा इज। यहाँ पर पूछा गया है ऑब्जेक्टिव डेटा का एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज फीलिंग ऑफ वॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज ईचिंग, ऑप्शन नंबर सी इज डिसकलरेशन ऑफ द स्किन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉशिया। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव डेटा का एग्जाम्पल बताना है। ऑब्जेक्टिव डेटा वह डेटा होता है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। जो अगर स्किन में डिसकलरेशन हो रहा है जैसे साइनोसिस हो रहा है या रेडनेस हो रही है तो उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा।
और ऐसे साइन जैसे कि जो पेशेंट हमें बता रहा है वो सब्जेक्टिव डेटा कहलाते हैं। जैसे फीलिंग ऑफ वरी, ईचिंग, नौशिया, ये चीज़ें पेशेंट हमें बताएगा, तो इसलिए वो सब्जेक्टिव डेटा में आ जाएगा, और हम जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड ऑफ अ पेशेंट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है ऐसे टाइप की नर्सिंग केयर जो कि पेशेंट की नीड पर डिपेंड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड ऑफ अ पेशेंट। ऐसी केयर बताना है जो कि पेशेंट की नीड के ऊपर डिपेंड होती है, इस टाइप की केयर को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज क्लाइंट ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर बी इज गोल ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर सी इज प्रायोरिटाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टारगेट रियलाइजेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं, तो वो कौन से टाइप की नर्सिंग केयर कहलाएगी। तो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट ओरिएंटेड नर्सिंग केयर। यदि हम पेशेंट की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं, तो वो क्लाइंट ओरिएंटेड नर्सिंग केयर कहलाती है। उसके बाद पूछा गया है इट इज़ अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा जो है नर्सिंग प्रोसेस का टूल है? ऑप्शन नंबर ए इज पर्सनल हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी इज प्रेजेंट इलनेस, ऑप्शन नंबर सी इज अ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लानिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग। प्लानिंग जो है ये नर्सिंग प्रोसेस का टूल है। नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है? असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, ये सभी किस चीज़ के टूल हैं? नर्सिंग प्रोसेस के। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा प्लानिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड टिश्यू इज नोन एज। यदि ऑक्सीजन का जो है डेफिशिएंसी हो रही है टिश्यूज में, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज हाइपोऑक्सिया, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपोऑक्सेमिया, ऑप्शन नंबर सी इज साइनोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज एपनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्सिया। यदि टिश्यूज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। यदि ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही हो तो उसे हाइपोऑक्सेमिया कहेंगे। यदि बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है तो उसे साइनोसिस कहा जाता है। और एपनिया, यदि टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग हो रही है तो उसे एपनिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इनमें से कौन सी कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं करना चाहिए या कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है? ऑप्शन नंबर ए इज ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, ऑप्शन नंबर बी इज हेमरेज, ऑप्शन नंबर सी इज कंजस्टिव कार्डियक फेलियर एंड ऑप्शन नंबर डी इज हीमोफीलिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। यदि जो हार्ट है वो फेल हो चुका है, कार्डियक फेलियर वाली कंडीशन है, जो है हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, तो इसलिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो है वो नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि आइज में जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज 12 to 22 mm of Hg, option number B is 20 to 35 mm of Hg, option number C is 16 to 25 mm of Hg and option number D is 19 to 38 mm of Hg। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 12 to 22 mm of Hg नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। यदि हम कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हैं तो वाटर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी इज 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोल्ड स्पंजिंग को ही टैपेड स्पंजिंग भी कहा जाता है और इसमें जब भी हम कोल्ड स्पंजिंग दे रहे हैं तो जो वाटर का टेम्परेचर है वो 80 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है हमें मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो रिलेट कर रहा है 70 डिग्री से, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 2.5 to 3.5 मिली इक्विलीटर पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी इज 35 to 45 मिली इक्विलीटर पर लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज 3.5 to 5 मिली इक्विलीटर पर लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 6 to 8 मिली इक्विलीटर पर लीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 3.5 to 5 मिली इक्विलीटर पर लीटर जो है नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू, यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है वो इनमें से किस चीज़ के लॉस होने की वजह से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज लॉस ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी इज लॉस ऑफ सॉल्ट एंड ऑप्शन नंबर सी इज लेस ऑफ विटामिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज लॉस ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। उसके बाद पूछा गया है Which among the following electrolyte has to be replaced in a client with vomiting and diarrhea। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमें रिप्लेस करना चाहिए वॉमिटिंग और डायरिया वाली कंडीशन में। ऑप्शन नंबर ए इज सोडियम, ऑप्शन नंबर बी इज पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी इज कैल्शियम एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैग्नीशियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है इसे हम मेंटेन करते हैं यदि पेशेंट को क्या हो रहा है, वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है उस कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गोनियोमीटर इज यूज्ड टू असेस। यहाँ पर पूछा गया है कि जो गोनियोमीटर होता है वो इनमें से किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑडिटरी फैकल्टी, ऑप्शन नंबर बी इज मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी इज रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज विजुअल एक्विटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट। जो जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को असेस करने के लिए गोनियोमीटर यूज़ किया जाता है। गोनियोमीटर है वो इस तरीके का जो है कि स्केल होता है जिसकी हेल्प से जॉइंट्स में रेंज ऑफ मोशन को असेस किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर अ बेबी एट द एज ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो है हमें बेबी की कौन से एज में स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज इन्फेंट, ऑप्शन नंबर बी इज प्री स्कूल, ऑप्शन नंबर सी इज स्कूल एज एंड ऑप्शन नंबर डी इज टोडलर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी टोडलर। टोडलर एज में जो है टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। टोडलर एज होती है 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें टोडलर एज में रखा जाता है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स। यहाँ पर पूछा गया है मम्प्स का कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑर्काइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज पैरालाइसिस, ऑप्शन नंबर सी इज मायोकार्डाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज हर्पीस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑर्काइटिस। मम्प्स वाली डिसीज़ का यदि कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो ऑर्काइटिस इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। ऑर्काइटिस जो है टेस्टीज में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे ऑर्काइटिस कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया मेड्यूला ओब्लोंगेटा को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोजेंसिफेलोन, ऑप्शन नंबर बी इज मायनसिफेलोन, ऑप्शन नंबर सी इज मेटनसिफेलोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज मीजनसिफेलोन। तो यहाँ पर हमें बताना है मेड्यूला ओब्लोंगेटा को इनमें से और क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मायनसेफेलोन कहा जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सी मेथड है जो कि क्लिनिकल मेथड नहीं है टीचिंग की। ऑप्शन नंबर ए इज केस मेथड एंड केस स्टडी, ऑप्शन नंबर बी इज नर्सिंग राउंड एंड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोसेस रिकॉर्डिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेमिनार। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेमिनार। सेमिनार जो है ये क्लिनिकल मेथड नहीं है टीचिंग की, बाकी केस मेथड, केस स्टडी, नर्सिंग राउंड एंड रिपोर्ट, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ये सभी जो है क्लिनिकल मेथड होती हैं टीचिंग की। बाकी सेमिनार जो है ये क्लिनिकल मेथड में नहीं आता है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स, नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज क्वालिटी केयर, ऑप्शन नंबर बी इज ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग एंड ऑप्शन नंबर सी इज रिकॉर्ड कीपिंग, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग करना और जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें अच्छे से कीप करके रखना। उसके बाद पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो हैं लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज टॉन्सिल्स, ऑप्शन नंबर बी इज थाइमस, ऑप्शन नंबर सी इज स्प्लेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। ये सभी जो है लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, इनमें से कोई भी जो है ऐसा नहीं है जो लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं आता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी में डिफेंसिव सिस्टम का काम करता है, किसी भी एंटीजन से फाइट करने में हेल्प करता है। टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन ये सभी जो है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया के मैनेजमेंट के लिए हम कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ऑप्शन नंबर बी इज मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी इज डोपामिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज लेबिटालॉल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम सल्फेट। एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन में हम पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन करता है ह्यूमंस में। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल में जाने की वजह से होता है, उसे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें नोजोकॉमियल इन्फेक्शन का कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज एस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी इज एंटेरोकोकाई, ऑप्शन नंबर सी इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेराटिया। तो यहाँ पर हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से नोजोकॉमियल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद पूछा गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इन्फेक्शन व्हाट विल हैपन टू द WBC काउंट, WBC काउंट वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो इन्फेक्शन होने पर उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीज, बढ़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज डिक्रीज, कम हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी रिमेन अनचेंज, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बढ़ते या घटते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज। WBC काउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है उस कंडीशन में। उसके बाद पूछा गया आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द यूट्रस अमंग द फॉलोइंग,
यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है यूट्रस का पार्ट है उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए इज बॉडी, ऑप्शन नंबर बी इज इस्थमस, ऑप्शन नंबर सी इज सर्विक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो हैं यूट्रस के पार्ट होते हैं, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। उसके बाद पूछा गया है आइडेंटिफाई द फूड आइटम दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड इन अ चाइल्ड विथ अ सीलियक डिसीज। यहाँ पर पूछा गया है यदि पेशेंट को क्या है, सीलियक डिसीज है चाइल्ड को, तो हमें कौन सा फूड आइटम जो है उसे अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज व्हीट, ऑप्शन नंबर बी इज राई, ऑप्शन नंबर सी इज ओट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज फूड आइटम। तो यहाँ पर जितने भी फूड आइटम्स दिए गए हैं ये हमें, यदि पेशेंट को सीलियक डिसीज है तो ये सभी हमें अवॉइड करने हैं। व्हीट, राई, ओट्स, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है सीलियक डिसीज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। यदि पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो उसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज इडियोपैथिक, ऑप्शन नंबर बी इज पोस्ट हेड इंजरी, ऑप्शन नंबर सी इज जेनेटिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज हिस्टियोसाइटोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक। फ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, ये जेनेटिकली होती है। इडियोपैथिक का मतलब है यदि किसी डिसीज का कॉज जो है वो पता नहीं हो तब हम इडियोपैथिक कहते हैं। और हिस्टियोसाइटोसिस किसे कहा जाता है, यदि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में जो है WBCs का जो है बिल्डअप हो जाता है स्किन में, स्प्लीन में, लीवर में, तो उसे हिस्टियोसाइटोसिस कहा जाता है और ये एक प्रकार की रेयर डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज जेनेटिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलेमिया। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है तो कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगी पेशेंट में। ऑप्शन नंबर ए इज एडीमा, ऑप्शन नंबर बी इज मसल स्पाज्म, ऑप्शन नंबर सी इज कुजामोल ब्रीथिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यदि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन हो रही है और जब हम उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग चेक करेंगे तो पेशेंट में जो एब्डोमिनल है उसमें हमें डिस्टेंशन देखने को मिलेगी, क्योंकि हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या हो रहा है, जो मसल्स हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मसल्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से एब्डोमेन में हमें डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।